अफसाना है माँ माँ। बहुत ज़मानों की बात नहीं है कि पेशावर में एक माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करती थी। माँ का ख़ानदान बहुत बड़ा था। वो सारा मोहल्ला ही उन ख़ानदान वालों का था जहाँ अपने प्राय सभी उस माँ का लिहाज करते थे। महल्ले की बेवा हैं, वो बहुत खुशहाल थी। खामद बहुत कुछ छोड़कर मरे थे। उनको बस एक ही फ़िक्र थी और वो थी अपने इकलौते बेटे की। उनको कोई डर था तो अपने बेटे के खो जाने का डर, उन्हें कोई खौफ था तो अपने बेनीलो मराम रह जाने का और जीते जी मर जाने का। ये बातें उन्होंने किसी से कही नहीं थी, बल्कि उनकी हरकतें देखकर लोगों ने जान ली थी। इस जवान माँ के घर के साथ ही इसके 3 सगे भाइयों के घर थे जिनके 15-16 बच्चे होंगे। लेकिन माँ का बस नहीं चलता था कि अपने बेटे को वो उनसे भी खेलने और मिलने न दे। लेकिन वो बच्चे और ख़ुद उनका अपना बच्चा भी खेलने को इसरार करता था, जिस सबब से माँ खुद पर बमुश्किल काबू पाती और घरों के साथ एक पुराने घर के खंडर में खेलने को भेज देती। लेकिन फिर वो ख़ुद कांटों पर लौटती रहती और अपने घर की दीवार के ऊपर से उसको झांकती तो कभी ऊपरली मंजिल को जाती सीढ़ियों पर बैठ जाती और कैमरे की आंख की तरह नजर रखे रखती। माँ बाप जब बच्चों को हंसता खेलता देखते हैं तो उनके पेट ठंडे रहते हैं। लेकिन ये माँ जब देखती कि उनका बच्चा खुशी से खेल रहा है और उसको हंसता खेलता देखकर वो खुश न होती, बल्कि उनको और ये फिक्र लाहक हो जाती कि मेरे बच्चे को कोई हंसता खेलता देखकर उसको नज़र लगा देगा और मेरी मंजली भाभी कि जिसके 3 बेटे काले कलोटे हैं वो ज़रूर इसको नज़र लगाएगी। इस बात का ख्याल आते ही उनके होल उठते और वो भागी भागी जाती और अपने बच्चे को रोता धोता उठाकर अंदर ले आती और वो बेचारा अकेला रोता रहता और ये उसे चुमकारती रहती। लेकिन वो उनकी चुमकार और टाफियों से ज़रा ना बहलता। वो रोते रोते सो जाता था। बहते आंसुओं और रोने से बच्चे के पपोटे और गाल सुर्ख हो चुके होते थे। उसके सो जाने के बाद वो खुद रोना शुरू करती और ख़ुद कलामियाँ करती जाती कि मैं कब चाहती हूँ कि तुम यूँ रो, मगर क्या करूं, तुम बिन बाप के हो और अकेले हो। मेरे पास तो तेरे सिवा जीने का कोई बहाना भी नहीं। मेरे बस में हो तो फिर मैं तुम्हें अपने रहम में रख लूं जहां तुम इस दुश्मन दुनिया और दुनिया के जुल्मों से महफूज रहो। लेकिन क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तुझको कुछ हो जाने का डर मुझे ऐसा करने को कहता है। मैं खौफजदा हूँ, तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मर भी न सकूंगी। मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें उन बच्चों के साथ हंसता खेलता देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मैं चाहती हूँ कि तू हर घड़ी हर पल मेरी पहुँच में हो। अगर तू गिरने लगे तो मैं तुम्हें थाम लूँ, तू लड़खड़ाए तो मैं संभाल लूँ, तेरा पाँव कहीं अटके तो मैं तेरी पुष्ट पर हूँ, तेरा ज़रा सा तवाज़ुन बिगड़े तो मैं तुझे सहार लूँ, तेरा पाँव फिसले तो मैं तुझे उठाने को हूँ, तेरे हलक में कुछ अटके तो मैं तेरी पीठ ठोंकने तेरे दाहिने खड़ी हूँ। तू नींद में डरे, अल्लाह न करे तू कभी डरे। अगर ऐसा हो जाए तो पहले से मैं जाग रही हूँ। जो तू हगे और मूते तो मैं हाथ में पानी लिए मौजूद हूँ। मैं तेरे हम रकाब रहूँ। मेरे पुत्र तू मेरी अरवार बने, तू मेरी बिसाखी, तू मेरा तकिया बने। मैं तो नींद इसी खुद कलामी में वो खुद भी सो जाती। उनके पपोटे, आंखें, गाल, नाक भी सुर्ख होते। जब बच्चा 4 साल का हुआ तो अब स्कूल जाने की परेशानी शुरू हुई। उनका छोटा भाई कि जिसका अपनी बहन और भांजे से कुर्बत थी, वो उन दोनों का वली और सरपरस्त भी था। बाकी भाई भी बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इसकी बहन के साथ खूब बनती थी। बच्चे को दाखिल करवाने की सलाह लेकर आया कि तो माँ एकदम बोली मैं तो 5 साल से पहले एक दिन भी दाखिल न करवाऊंगी। हम खुद 5-5 साल के दाखिल हुए हैं। भाई ने समझाना चाहा कि हमारा ज़माना और था, तालीम के मामले अब और हैं। बच्चे को ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी ज़िंदगी के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। माँ ने अव्वल तो उस भाई को इनकार कर दिया, लेकिन जब वो समझाने बुझाने लगा तो छूटते ही बोली भैया तुम डाल मैं पात और बस जो कह दिया सो कह दिया। भाई ये सुन चुप रहा। उसको चुप देख के पसीजी, मान गई चलो 5 साल का हो जाए तो दाखिल करवा दूंगी। दूसरी तरफ साथी बच्चों को स्कूल जाते देखकर इस बच्चे के मन में भी ख्वाहिश पैदा हो रही थी और वो अपनी ज़ुबान से अपने बचकाना अंदाज से माँ को बताता कि उसको स्कूल भेजा जाए। माँ उसको समझाती बुझाती, लेकिन वो भी इसी माँ का बेटा था। बिल आखिर जीत गया, माँ हार गई। माँ ने पेशावर के सबसे अच्छी मॉन्टेसरी स्कूल ढूंढने का मंसूबा बनाया ताकि बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल चुना जाए। वो अपनी छोटी भाभी के साथ निकलती, गर्म दोपहरों में वापस लौटती
थी। 1 माह से ऊपर अनगिनत स्कूलों के मुआयने हुए तो कोई स्कूल भी उनकी पसंद पर पूरा न उतर सका। किसी स्कूल की प्रिंसिपल नकचड़ी मिली तो किसी स्कूल की उस्तानिया मगरूर, किसी स्कूल की सेक्शन हेड लापरवाह तो किसी स्कूल की कारी साहब की आंखें गुस्सावर, किसी स्कूल की आया फौहड़ तो किसी स्कूल की कैंटीन हिफ्ज़ान सेहत के मायार से दूर, किसी स्कूल का क्लर्क शौकीन मिजाज लगा तो किसी स्कूल की पीटीआई सर गुसील, किसी स्कूल का चपरासी कामचोर और निकम्मा तो किसी स्कूल को कोऑर्डिनेटर नाहल, कभी किसी स्कूल के कमरे अंधेरे वाले तो किसी स्कूल की जमातों में कारपेट पर एतराज़ हुआ, किसी स्कूल का माहौल गैर इस्लामी तो किसी स्कूल का माहौल कट्टर इस्लामी, किसी स्कूल में स्टेशनरी खुद स्कूल वाले देकर बच्चों को लूटते तो कोई स्कूल वाले हफ्ता वार तकरीबात के बहाने फ़ंड ईंटते। मज़ीद भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात की फ़हरिस्त है, लेकिन बात ये हुई कि इस तरह से उन्होंने 2 माह गुजार लिए। सितंबर की वो बारिश वाली सुबह थी जिसमें ये माँ एक बारात लेकर अपने सिजाद अहमद ख़ान को अपने घर के करीब तरीन एक बड़े स्कूल में दाखिल करवाने गई। जब दाखिला हो चुका, बच्चा क्लास में पहुंच गया तो ये हेडमिस्ट्रेस से बोली कि आपका क्या ख्याल है कि मैं अब घर चली जाऊं, क्योंकि वो रोएगा, अगर आप मुझे यहाँ रुकने दें तो मैं उसको संभाल लूँगी। मतलब आप लोगों की सहूलियत के लिए कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रही हूँ। हाँ, मुझे भी इत्मीनान सा होगा, लेकिन ज़्यादा भला आप स्कूल वालों का होगा। खातून प्रिंसिपल ने उन्हें मुतमिन करना चाहा, लेकिन वो चूँकि मुतमिन होना चाह ही नहीं रही थी इसलिए ना हुई। प्रिंसिपल ने कहा कि वो स्कूल के इंतज़ामी उमूर को देखने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से इजाज़त लें, वरना हम यूँ उन्हें अपने स्कूल में नहीं ठहरने दे सकते। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दफ्तर पहुंची, वहाँ मौजूद सेक्रेटरी को मसला बताया, उन्होंने यूँ अपने लिए ये इजाज़त लेना चाही। क्लर्क ने राजदाराना अंदाज में कहा, बीबी हमारे साहब नकचड़े और सख्त तबीयत ब्रिगेडियर हैं। बात माननी तो एक तरफ, उन्होंने सुननी भी नहीं है। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, आदमखोर तो नहीं है ना। साहब के दफ्तर में दाखिल हुई, कुर्सी पर बैठने से कबल ही बात शुरू कर दी, मैंने आपके स्कूल में अपना बच्चा दाखिल कराया है, वो यतीम भी है, फीस सिक्योरिटी पूरी की पूरी जमा करा चुकी हूँ। उसका वालिद साथ कुछ भी लेकर नहीं गया, सब का सब जो उसी के लिए छोड़ कर मरे हैं, मतलब फोत हुए हैं। मैंने पूरा शहर पेशावर देखा, फिर आपके स्कूल को चुना, वो इसलिए कि मेरे घर के बहुत पास है। मैं बेवा हूँ ना। सिजाद अहमद ख़ान इकलौता बच्चा है मेरा। मैं उसे 5 साल का दाखिल कराना चाहती थी, लेकिन सिजाद अहमद ख़ान खुद ही इसलाह करने लगा तो आपके स्कूल में दाखिल कराया। आपके स्कूल की बड़ी शोहरत है बाहर। आपने ऐसे छोटे बच्चों के लिए खासा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। सिजाद अहमद ख़ान को उस्तानियाँ भी अच्छी मिली हैं। मैं उन दोनों से मिली हूँ, वो दोनों जवान, खुशशक्ल और कंवारी भी हैं। कंवारी उस्तानियाँ वासियों से बली हैं, क्योंकि उनके सरों पे शौहर सास जो सवार नहीं होते। सिजाद अहमद ख़ान की क्लास में तादाद भी बहुत माकूल है। ब्रिगेडियर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी ये सब मुझे मालूम है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप तो ज़रा भी सख्त मिजाज और गुस्से वाले नहीं हैं। अगर होते तो मैं अभी कभी सिजाद अहमद ख़ान का सर्टिफिकेट ले लेती। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हुए बोले, बीबी आप हैं कौन? मैं सिजाद अहमद ख़ान की माँ हूँ ना। उन्होंने बेतवज्जी से जवाब दिया। प्रिंसिपल साहब बोले, आपका नाम? वो मुस्कुराते हुए फ़ख्र से बोली, मैं सिजाद अहमद ख़ान की माँ, यही मेरा नाम है। और मैं ये कह रही हूँ कि सिजाद अहमद ख़ान का आज स्कूल में पहला दिन है। वो खुद हंस दी। वैसे तो हर रोज़ ही किसी न किसी बच्चे का पहला दिन होता होगा, है ना, पर सिजाद अहमद ख़ान किसी थोड़ी हैं। मुझे यहाँ बाहर दफ्तर में बैठने की इजाज़त दे दे, ताकि अगर वो बिलबिलाए या रोए भी तो मैं उसको संभाल लूँ, बस ये बात है। डायरेक्टर साहब मुस्कुराए, बोले, बेशक आप रुक जाइए, मगर इतना लंबा नाम लेते आपको दिक्कत नहीं होती? सिजाद अहमद ख़ान वो कोशिश से उठते हुए एक लम्हे को रुकी, जैसे प्रिंसिपल साहब के गैर मुतवक्को सवाल को समझना चाहा हो। फिर बोली, नहीं दिक्कत कैसी, ये तो मेरा आता जाता दम है। सिजाद मेरा बेटा, अहमद ख़ान इसका बाप, दोनों को एक साथ पुकार लेती हूँ तो उससे आगे शायद आंसू ने उनको बोलने नहीं दिया। एक दिन की इजाज़त को उन्होंने रोज़ाना की इजाज़त के तौर पे लिया और सुबह सिजाद अहमद ख़ान के साथ आ जाती, 12 तक वहीं बैठी रहती। लगभग 1 माह के बाद अब उनको तसल्ली सी होगी, अब वो वापस जाने लगी। कभी रुक भी जाती, कभी दोबारा छुट्टी के वक्त लौट आती। सिजाद अहमद ख़ान के दिल लग जाने से उनको भी इत्मीनान हो गया और उनके यूँ स्कूल आने जाने से उन्हें एक ज़बरदस्त आगाही मिली कि इस दुनिया में उनके अलावा भी बेवा हैं और सिजाद अहमद ख़ान के अलावा भी यतीम बच्चे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी भाभीयों से किया था। 12वें महीने की वो 16वीं सुबह थी। वो सिजाद अहमद ख़ान को स्कूल छोड़कर सौदा सर लेते हुए घर लौटी, क्योंकि आज सिजाद अहमद ख़ान की सालगिरह थी। उन्होंने अपने सब बहन भाइयों को मदऊ किया और सब के लिए उन्होंने अपने हाथ का काबली पुलाव पकाना था। बाज़ार से गोश्त वगैरह लेकर वो घर पहुंची और सिजाद अहमद ख़ान को जब वापस लाऊंगी तो केक भी साथ लेती आऊँगी। सालगिरह के
दिन के लिए उन्होंने सजाद अहमद ख़ान के लिए दूल्हे वाला कीमती सुनहरी रंग का जोड़ा सिलाया लिया था। गोश्त को कुकर में रख कर उस जोड़े को इस्त्री किया। फिर सस्ताने टीवी लाउंज में पहुंची तो टीवी पर खबर थी, दहशतगर्दों का आर्मी पब्लिक स्कूल वर्सक रोड पेशावर पर बुज़दिलाना हमला। सर पर पाँव रख कर भागी तो रास्ते में छोटा भाई खून में लथपथ सजाद अहमद की लाश उठाया आ रहा था। उसकी नज़र जब अपनी बहन पर पड़ी तो चीखा, तू ठीक कहती थी, अभी इसकी उम्र स्कूल जाने की नहीं थी, इसकी उम्र तो जन्नत जाने की थी। आपा, तेरा सजाद जन्नत में अहमद ख़ान लाला के पास चला गया है। आपा, उन्होंने भाई से अपने बेटे की यूनिफॉर्म पहनी, लाश ले ली, खुद उठाकर चल पड़ी, बिल्कुल भी नहीं रोई। घर ले जाकर बिस्तर पर लिटाकर उसके सरहाने बैठ गई। अजीज़ ख़वातीन आना शुरू हो गई। उनसे ताज़ियत करना चाहिए तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। एक दो औरतों ने बयान करना चाहा तो उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उनको देखकर सब हैरान थे। सबका ख्याल था कि ये देखते ही मर जाएंगी। आपा 2 घंटे खामोश सजाद अहमद ख़ान के सरहाने बैठी रहीं। फिर उसको उठाकर अंदर ले गई, खुद नहलाकर सालगिरह वाला जोड़ा पहनाया। इसी जोड़े में जनाजा उठाया गया। तब आपा ने सब ख़वातीन से कहा, काबली पुलाव पका रही हूँ, कोई अपने घर न जाए, मेरे सजाद अहमद ख़ान की सालगिरह है, केक भी मंगवाती हूँ, सालगिरह का दिन है, सजाद अहमद ख़ान जिएगा हज़ारों साल।